अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। एक तरफ वजीर आजम की जानिब से मुल्क में सनअती शोबे की तरक्की के लिए बरामद कुनिंदगान के लिए 180 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, तो दूसरी जानिब किसानों को दिए जाने वाली ज़राअत की बहाली के लिए सब्सिडी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत खुराक ने फर्टिलाइजर कंपनियों और दीगर महकमों को इस फैसले से न सिर्फ आगाह कर दिया है, ये सब्सिडी खत्म होने के बाद यूरिया और डीएपी खादों की कीमतों में 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से खादों पर सब्सिडी वापस लेने के फैसले का दिफा करते हुए कहा गया है कि जो रकम इस मकसद के लिए मुख्तस की गई थी वो खत्म हो गई है या खत्म होने के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के वजीर सिकंदर हयात बख्त ने सेनेट को यह बताया है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से दरखास्त की गई है कि इस सब्सिडी को बरकरार रखा जाए, इसलिए पीर के रोज एक इजलास होने जा रहा है जिसमें इस मुतालिक फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस फैसले पर बहुत एहतजाज भी किया जा रहा है। पीटीआई की जानिब से भी एहतजाज का कहा गया है। मोहसिन लगारी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जवाब में यह कहा गया है कि मज़कूरा सब्सिडी स्कीम 2016 में मुतारिफ कराई गई, जिसका तखमीना 27.96 अरब था, जिसे विफाक और सूबों के दरमियान बराबर हिस्सों में तकसीम होना था। लेकिन बता दें कि विफाक के बाद हर सूबे में मुख्तलिफ तरह से सब्सिडी दी जा रही, कि मुख्तलिफ अमाउंट रखा गया है, मुख्तलिफ तरह की कीमत मुकर्रर की गई जो सूबा सब्सिडी दे रहा है। विफाकी वजीर के मुताबिक इस स्कीम के तहत डीएपी की खाद की बोरी के लिए 300 रुपए, जबकि यूरिया खाद की बोरी के लिए 156 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की गई थी। और जब ये सब्सिडी दी गई तो उसके बाद ये तब्दीली देखी गई कि डीएपी के इस्तेमाल में 23%, जबकि यूरिया के इस्तेमाल में 18% इजाफा हुआ। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। मौजूदा हुकूमत के सामने रखते हुए सवाल पैनल के सामने रखने से पहले तारुफ करा दें, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ इम्तियाज आलम, हफीजुल्लाह नियाजी, कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो में सलीम साफी, बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल, ताजिर खुश किसान नाराज, मुस्लिम लीग नून को 2018 में नुकसान होगा या फायदा? सियासी जमातों की जानिब से जिस तरह से कैंपेन की जा रही है, कहा जाए वो मुस्तैद और एक्टिव दिखाई दे रही है। खासतौर पर वजीर आजम साहब आए रोज कुछ ना कुछ इफ्तिताह कर रहे हैं, पोलिटिकली एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस सब्सिडी का खत्म होना, और कहा जाता है नून लीग की हुकूमत को बड़ा बिजनेस फ्रेंडली है, तो आप क्या समझ रहे हैं, किस तरह से जज करेंगे इस वक्त सूरत हाल को कि 2018 किस तरह देखते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए? बाबर सत्तार साहब, नुकसान या फायदा? आयशा, अब चूंकि इलेक्शन की तरफ बात जा रही है तो अपने कोर वोट बैंक की तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जाती नजर आ रही हैं। सो पीएमएलएन का जो एक टिपिकल वोट बैंक है वो मैन्युफैक्चरर का है, वो किसान का तो नहीं है। सो उस पर्सपेक्टिव से इसे समझा जा सकता है। सो मैन्युफैक्चरर्स को या जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उन्हें उनके लिए कोई पैकेज लेके आना, वो तो बात समझ आती है। इसका कॉन्सिक्वेंटली नुकसान होना चाहिए पीएमएलएन को किसी हद तक। होगा क्यों नहीं, वो उसकी वजह यह है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने इफेक्टिवली किसानों का जो केस है वो नहीं लड़ा। किसान बेचारे पिछले 1.5-2-3 सालों से काफी बुरी हालत में है पीएमएलएन की गवर्नमेंट में, और काफी नुकसान भी उठा रहे हैं। लेकिन अब फाइनली इलेक्शन ईयर में आके पीपीपी लग रहा है कि उनके बारे में बातचीत करना शुरू कर रही है, लेकिन इससे पहले किसी ने नहीं की। इस वजह से ये नहीं नजर आता कि पंजाब या रूरल पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में स्पेशली कोई और पॉलिटिकल पार्टी उस वोट बैंक को रिप्रेजेंट कर रही है। चूंकि वहां पे एक एस्पेक्ट तो जाहिर है ये फार्मर्स का होगा और उनकी इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, दूसरा एस्पेक्ट धड़े बरादरी वाला है, और वो हमें नजर आ रहा है कि पीएमएलएन ने बड़ा इफेक्टिवली अभी तक तो मैनेज किया है। और अगर इसी तरह करते रहे तो शायद जो नुकसान उन्हें पहुंचना चाहिए ये सब्सिडी खत्म करके या फार्मर्स के लिए कुछ ना करने की वजह से, वो शायद उन्हें ना पहुंचे। आप फायदे का ऑप्शन ले रहे हैं? अगर वो मैनेज कर लेते, नुकसान तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। कम नुकसान लिख लें बाबर साहब। जी इम्तियाज आलम साहब, क्या मुस्लिम लीग नून मैनेज कर लेगी? ऑपोजिशन जमातें बड़ा सख्ती से इसको ले रही हैं, पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, पीटीआई खुद कह रही है कि वो इस पर एहतजाज 72 घंटे में अगर सब्सिडी ना दी गई तो वो एहतजाज करेंगे। आप क्या देखते हैं, क्या मुस्लिम लीग नून मैनेज कर लेगी इसको? देखिए, मैं देखता हूं कि ज़राअत के पेशे को काफ़ी और ज़राअत को नज़रअंदाज किया जाता है। ये आलमी कीमतें थी जिससे ज़रूरी मईशत में आमदनी बढ़ी, लेकिन जो हमारा ज़राअत का ढांचा है वो बड़ा जागीरदाराना, फ्यूडल, और छोटे और दरमियाने जो काश्तकार हैं उनका स्केल अब अनइकोनॉमिकल हो गया है, उससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो रहा है।
और ये हमारी ज़राअत में बड़ी इनकलाबी तब्दीली का मतकाजी है हालात जिस तरह के ज़राअत को दरपेश है। और छोटी मोटी टिंकरिंग से इधर उधर सब्सिडी देने लेने से मामला ठीक नहीं होगा। दूसरी बात है, बिलअमूम मईशत में नमू हुई है और 5.2 तक पहुंची है। ये हुकूमत की कामयाबी है और फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कम किया है। लेकिन जो हमारे ऊपर कर्जों की किस्त है वो इतनी बढ़ गई है कि पिछले क्वार्टर में जितनी हमें टैक्स मिले उससे ज़्यादा हमने सूद की किस्त बैरूनी कर्जे की अदा की। इसी तरीके से आप देखिए कि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही है, जो बाहर जो मुनाफा लेके जा रहे हैं लोग यहाँ सरमायाकारी करके, वो ज़्यादा हो गया है बमुकाबला। मतलब क्या है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हुकूमत के लिए मुश्किल बनी है कि वो अब जैसे कि आप देख रहे हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर एक झगड़ा चल रहा है सूबों का। वो कह रहे हैं कि ये जो आप 7% काटना चाह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए और फाटा के लिए और सी पैक के हवाले से, ये नहीं करें। पंजाब की वजीर खजाना ने उनसे इत्तफाक किया है, अब रेवेन्यू बढ़े नहीं है। अब आप देखिए ना, ताजरों की साथ दोस्ती ये है कि अब तक कोई ताजरों को लाने की कोई कोशिश उनकी मंशा के मुताबिक स्कीमें ऐलान की गई हैं, लेकिन फिर भी ताजर टैक्स डेट भी नहीं आ रहा। ये उनका हल्का इंतखाब है, अब बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। अब आप उठा लीजिए जो लोग मुंतखब हुए हैं पंजाब में, ज़्यादातर 95% ताजर हैं जो इलेक्ट किए गए हैं, मेयर या म्यूनसिपल कमेटीज के जो चेयरमैन बने हैं। तो पीएमएलएन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रखेगी, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे एक देही और शहरी की तकसीम होती नजर आ रही है। शहर में मामला मुझे नजर आता है कि दोनों पार्टी होंगी, ये मुस्लिम लीग और पीटीआई, और ये पीपल्स पार्टी कुछ कोशिश करेगी कि ज़रिए मईशत के हवाले से वो अपनी इलेक्शन, अपनी जो इंतखाबी हमायत का बढ़ा सके। मुझे नुकसान नजर आता है उनकी इस जो इन्होंने नजरअंदाज किया है ज़राअत को। मज़हर अब्बास साहब, ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी, हमने बहुत पढ़ा बहुत सुना, लेकिन क्या हुकूमत के पास ज़राअत के शोबे में जो इतना गिर चुका है देने के लिए सब्सिडी नहीं है? जो अभी इम्तियाज साहब ने बात की शहरी और देही तकसीम, वो सूबा सिंध में बहुत वाज़ेह दिखाई देती है, फिर डेवलपमेंट में भी वो उसी तरह नजर आती है। आप क्या कॉमेंट करेंगे, क्या देख रहे हैं 2018 नून लीग के लिए इन मामला को लेकर? देखिए, नुकसान बहुत हो सकता था बशर्ते के जो अपोजिशन जमातें हैं वो वाकई मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों के इश्यूज़ को इशू बनाती। कौन सी किसान मूवमेंट चल रही है इस वक्त जिसमें हमारी अपोजिशन जमातें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं? महज असेंबली में आवाज़ उठाने से तो मसला नहीं हल होगा। ना ही हमने देखा बट्टा मजदूरों ने आके सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से बात कर ली, इमरान खान ने कहा अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइम फिश हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से किसान मूवमेंट बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन किधर है अपोजिशन जमातें, कहाँ एक्टिव हैं? तो वो महंगाई भी होती है तो कोई नहीं पूछता। आप बताएं पिछले 3-3.5 साल में कौन सी ऐसी मूवमेंट चली है जो महंगाई के खिलाफ चली हो? कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजदूरों की, ट्रेड यूनियंस के हवाले से बातें की हों, उनकी आवाज़ें उठाई हों? अभी हमने कल देखा कि स्टूडेंट यूनियन के हवाले से कहा जा रहा है कि करारदाद ले आई जाए। यानी गवर्नमेंट अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव लेती हुई नज़र नहीं आ रही। होना नुकसान चाहिए मुस्लिम लीग नून को, लेकिन क्योंकि अपोजिशन का रोल इंतहाई मायूस कुन रहा है इन इशूज़ के हवाले से, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा, क्योंकि अपोजिशन जमातें इसको एक्सप्लॉइट करने की सलाहियत ही नहीं दिखा रही, ना रखती हैं, और वो अपना वो इनिशिएटिव लूज कर गई हैं जो उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी पीपल्स पार्टी की। मजदूर, किसान, तालिब इल्म, अक़लियतें, ख़वातीन, ये वो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं जो पीपल्स पार्टी की बैकबोन हुआ करते थे। लेकिन ना पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में इन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ किया, और ना अब अपोजिशन में रह के वो बिल्कुल इसी तरीके तहरीक इंसाफ भी ऊपरी सतह पे हमें नजर आता है कि वो इन इश्यूज पर बात करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मज़हर साहब कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा, तो आप फायदे का ऑप्शन ले रहे हैं फिर? जी, जाहिर है अगर आप एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे तो फिर जो किसान है वो कितनी बड़ी आवाज बन सकता है जब उनके साथ सहारा ही नहीं है। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, एक तो कमेंट ये कि ऑपोजिशन का रोल ही इफेक्टिव नहीं है, इस बायस भी नुकसान नहीं होगा नून लीग को। अगर दूसरा कंपैरिजन जो हमने सवाल में रखा कि ताजिर तबके को अगर ज्यादा दिया जा रहा हो या हुकूमत वहां ज्यादा सब्सिडी दे रही है, नवाज रही है, और किसान जो है वो नाराज हो इस मामले पर, इस कंपैरिजन को देखकर क्या आप ऑप्शन लेंगे, किस तरह कमेंट करेंगे?
आयशा, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि हमारे जो किसान हैं उनको पिछले इतने सालों में नुकसान ही नुकसान है। ख़ासतौर पे PMLN के ये जो पिछले 3.5 साल हैं, यही हमारा एक मजमूई तासुर है और बहुत नुकसान हुआ है उनको। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 30% से ज़्यादा गिर गई हैं इन्हीं 2-3 सालों के अंदर। इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, कम से कम 15 से 30% वो भी बंद हुई है। और उसके बाद सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी मुझे कोई बहुत बड़ी कामयाबियां नज़र नहीं आती। ना अस्पताल बने यहाँ, ना मेडिकल टूरिज्म स्टार्ट हुआ, ना यहाँ पे नॉर्मल टूरिज्म स्टार्ट हुआ, ना ये बाकी कोई और इस किस्म के मजमूई सर्विसेज सेक्टर को फीड करने वाले एरियाज में को बहुत बड़ी तब्दीली। तो फिर 5.2% की जो नमूए तरक्की है, ये किस तरीके से हमने हासिल कर ली? ये एक ऐसा मखमसा है जो किसी दिन मैं इसाक डार साहब से जरूर पूछना चाहूंगा कि तीनों शोबे आपके फेल हो रहे हैं जिनके सवालात हम लेके बैठे हैं, लेकिन 5.2% हमारी तरक्की का नमू है। अच्छा, तो ये तो एक मसला हो गया। दूसरा, आपके सवाल की हद तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी PMLN को मैं जो बात कर रहा हूं, जो आपका सवाल है, वजह यह है कि इन्होंने तो उनका इलेक्शन तो इलेक्टेबल्स ने जीतना है, तो इलेक्टेबल्स ने वो वोट ले लेने हैं। लोग PMLN को वोट नहीं देंगे, अपने अपने इलाकों के लोग इलेक्टेबल्स को वोट देंगे। अब वो बेचारे, उसमें किसान भी हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें बाकी लोग भी हैं। इस किस्म की कोई नजरियाती जो है ना एसोसिएशन मुझे हम पाकिस्तान की इलेक्ट्रेट में और पाकिस्तान के इलेक्शन में बहुत कम नजर आती है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल अब्दुल हकीम बलोच हैं, जो कि कराची में रिसेंटली जिन्होंने इलेक्शन जीता। देखिए, अब्दुल हकीम बलोच एक इलेक्टेबल है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आया तो जीत गया, PMLN के साथ आया तो जीत गया। इसी तरह के इलेक्टेबल्स पाकिस्तान के कम से कम 3 सूबों में और फैले हुए हैं, और तो वो जहां पे इलेक्टेबल्स बैठे हैं उन्होंने उसको इलेक्शन, इनको वोट जितवा देना है। ना ताजिर खुश है, GST हम लगाते नहीं है, ना उनके ऊपर लगा, ना उसको रेगुलेट किया उस वाले शोबे को के लिए। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि ना फायदा ना नुकसान, ये इनकी जिस तरीके से इम्तियाज साहब भी कहते होते हैं और मैं भी कभी कभार कहता होता हूँ, सत्ते खैरा है इनके लिए। तो कोई मुझे कोई तो बहुत बड़ा फायदा, मतलब तो फायदा ही है ना, फिर मतलब बेहतर तौर पे आगे बढ़ जाएंगे 18 में। मगर लेकिन आपकी प्रेमाइस के ऊपर वो नहीं है। इसका आपका जो सवाल है उसकी बुनियाद पे फायदा नहीं है, आप इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे बात कर रहे हैं ज्यादा। शहजाद साहब ऑप्शन नहीं ले रहे, बस ये कह रहे हैं कि सत्ते खैरा है नून लीग के लिए। न्याजी साहब देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल सही है कि 2 किस्म की बड़ी सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। एक दही इलाका जात पे है, जो तकरीबन पहले 70% तक थी, शायद अब थोड़ी सी और डेवलप हो गई हो तो 65 पे आ गई हो सकता है 75 पे हो। दूसरे हमारे पास जो है शहरी जो है हल्का जात हैं, जहाँ से लोग इलेक्ट होके आते हैं। दोनों के अंदर पहला फ़र्क देखें कि हमारा जो शहरी हल्के हैं उसमें ज़्यादा के ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट, सनतकार, इस तरह के लोग हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड हैं। पहली देखिए, इनकी तंजीमें जो हैं बहुत मुनज़्ज़म हैं, चाहे इनकी लेबर यूनियंस हैं, चाहे इनकी ट्रेडर्स यूनियंस हैं, चाहे इनकी जिस लेवल पे भी हैं, चाहे एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशंस हैं, चाहे चेंबर्स हैं, चाहे फेडरेशंस के अंदर हैं, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसके मुकाबले में आपकी जो किसानों की जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। किसान जो है क्योंकि पहली तो बात है जो होल्डिंग्स जो हैं उसमें भी अभी फर्क है। जो छोटा किसान है वो डिपेंडेंट है बड़े के ऊपर, और बड़े की जो प्रायोरिटीज हैं शायद उसके प्रायोरिटीज में उसकी प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर कीमतें नहीं है और भी हैं, पहली चीज। दूसरा, आपके सवाल के अंदर एक सुकम है। वजीर आजम ने तो पैकेज दिया एक्सपोर्टर्स को और बड़ा वेल स्पेल्ड आउट है। वो जो बुरा है अच्छा है 100% एक्सपोर्टर्स के लिए। आप ताजरों का पूछ रही हैं, भाई ताजर और एक्सपोर्टर में बहुत फर्क है। ताजर ट्रेडर्स और चीज है जो मेरे फैम के मुताबिक है, और एक्सपोर्टर्स और चीज है। फिर एक चीज जो हकीकत है उसको आप मत भूलें कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो एक तकलीफदेह हद तक नीचे चली गई है। ट्रेड डेफिसिट आपका माइंड बॉगलिंग है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आपके यहाँ तेल की प्राइसेस आधी रही हुई है दुनिया के अंदर। अगर ना होती तो पता नहीं क्यामत का मंजूर है इस मुल्क के अंदर। तो आज आपके पास वो डेफिसिट है इस वक्त। अगर डेफिसिट 25 बिलियन का या 28 बिलियन का जब बनता है, उसको पूरा करने के लिए रेड फ्लैग आपको जमीन पे डालना था। वजीर आज़म ने दी है, लेकिन इस वक्त आपको मैं पहले तो बता दूं, पहले बता दिया मैंने कि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दही कॉन्स्टिट्यूंसी जो ऑर्गेनाइज नहीं है और उनकी जो चुनाव का तरीकेकार अगर वो तकलीफ में भी हैं
तो भी अगर उन्हें नून को चुनना है तो इस वजह से नहीं चुनेंगे कि उनको सब्सिडी नहीं मिल रही, लेकिन ताजरों को अगर उन्होंने ना दिया या एक्सपोर्टर्स को ना दिया या शहरी वोटर्स को ना दिया तो वो जरूर अपने इस चीज पे नहीं चुनेंगे। अगर उनको नुकसान हुआ तो वो ऑर्गेनाइज्ड है और गवर्नमेंट खड़े हो जाएंगे। ये तो एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है। कोई फर्क नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया है, गवर्नमेंट को चाहिए कि फर्टिलाइजर के ऊपर, पार्क के ऊपर, सीड के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर और क्रेडिट के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसानों को दे, क्योंकि किसानों को उठाएंगे। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज्ड है, किसानों को उठाएं ताकि एक चीज है फोरम में आपने अपनी आवाज पहुंचा दे गवर्नमेंट तक, ये किसानों को भी ऐसे ताजिर को नहीं देंगे तो वो वोट नहीं देंगे, अगर किसान को नहीं देंगे तो हुकूमत को जरूर देना चाहिए, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा। साफी साहब क्या कहेंगे? देखिए, अगर जो पाकिस्तान ज़री मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से जो इसका किसान है वो इस मुल्क का सबसे मजलूम तबका है। एक तो ये कि वो शहरों में नहीं रहते, दिन रात उनको अपने खेतों में काम करना पड़ता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, वो अपनी फरियाद नहीं पहुंचा सकते, ना उनके यहाँ सलाहियत होती है इसकी, ज़्यादा अमूमन कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो एक तो पहले से उनको ये भी एक कमज़ोरी लाहक है। फिर दूसरा, जब से पाकिस्तानी सियासत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार बढ़ गया है तो उसकी वजह से किसान मज़ीद मजलूम हो गया है और मज़ीद पस मंज़र में चला गया है, क्योंकि यहाँ फोकस रहता है बड़े शहरों पे और किसान बेचारे रहते हैं देहात में। तो इसलिए जो पहले थोड़ा बहुत सियासत में किसान का जिक्र होता था वो भी कम से कम होता गया। फिर तीसरा ये कि उसको जो खुसूसन जो मौजूदा हुक्मरान है, मसलन अब पंजाब का किसान है, उसको उसने जकड़ दिया है, बरादरी को वो मैनेज कर रहे हैं। फिर अगर किसानों को वहाँ पे कोई जागीरदार लीड कर रहा है तो इस हुकूमत ने उसको अपने साथ मिला लिया है कई सालों के उसके नतीजे में। इसलिए ये किसान को तवज्जो के मुस्तहिक ही नहीं समझता, क्योंकि अगर उनको वोट लेना है, उनको इस्तेमाल करना है तो वो उस जागीरदार के ज़रिए या उस बरादरी के चीफ के ज़रिए उसकी मर्ज़ी के बग़ैर भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तो ये वाला मामला है। दूसरा, इस वक्त आप देखें कि जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसकी वजह से भी किसान और ज़राअत मुतासर हो रहा है, जिसके पाकिस्तान में उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर दूसरा जुल्म ये हुआ है कि अपोजिशन ने भी उसका नाम लेना और उसके मसाइल का तज़किरा करना छोड़ दिया है। एक तो अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में क्या किया है किसान के लिए, दूसरा पिछले कई सालों में ना PTI ने उनके लिए आवाज़ उठाया, न मीडिया ने आवाज़ उठाया, न खुद पीपल्स पार्टी ने उनके लिए आवाज़ उठाया है। फिर चूंकि मौजूदा हुक्मरान क्लास जो है वो बुनियादी तौर पर सरमायादारों का क्लास है, उसमें ताजिरों की नुमाइंदगी न होने के बराबर है, तो जुल्म पे जुल्म हो रहा है। अब ये जो कुछ किया जा रहा है इससे मुल्क को तो बेतहाशा नुकसान हो रहा है, जो ज़राअत के साथ और किसान के साथ जो जुल्म है, लेकिन हुक्मरानों को मेरे ख्याल में कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हुक्मरान जितने मुल्क के लिए नासमझ है उतने अपने फ़ायदे और नुकसान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उसको इंश्योर कराते हैं। मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मुल्क के साथ कोई जुल्म कर रहा है तो उसमें उसको कैसे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान भी नहीं हो सकेगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको अर्ज़ किया कि किसान को उसने जकड़ दिया है अपने सियासी मैकेनिज़्म के ज़रिए और DCO के ज़रिए और पुलिस के ज़रिए। पंजाब का किसान उसके नरगे में बंद है। ठीक, हमारे सामने सवाल के जवाब में 3 ऑप्शंस हैं। नून लीग को 18 के इंतखाब में कोई फर्क नहीं होगा, एक फायदे का ऑप्शन, एक नुकसान का। बाबर सत्तार साहब ने कम नुकसान की बात की। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज की बात की गई है, वो भी 2 मामलात सामने रखकर। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 18 के इंतखाबात की तैयारियों के लिए मुकम्मल तौर पर मसरूफ है? पैनलिस्ट की राय जानिए इस ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करना गरीब और गैर मुराद याफ्ता देही तबके के खिलाफ साजिश और गैर इंसानी फैसला है। सिर्फ सियासी फायदे के हुसूल के लिए हुकूमत ने एक जानिब तो खाद पर दी गई
रुपए फी बोरी की सब्सिडी वापस ले ली। दूसरी जानिब किसानों को खुफिया तौर पर नवाज रही है, वो भी सियासी मफाद के लिए। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी ने विफाकी हुकूमत की तरफ से खाद पर सब्सिडी खत्म करने और फौजी अदालतों में तोसी के रद्द अमल पर किया है। उनका कहना है कि विफाकी हुकूमत आग से खेल रही है और इस किस्म के इकदाम सूबों के दरमियान इंतशार का बायस होंगे। हुकूमत से फैसले को फौरी वापस ले और हमारी जमात मुल्क के तमाम किसानों के साथ खड़ी होगी, आसिफ जरदारी कह रहे। साथ ही उन्होंने फौजी अदालतों के क़याम में तोसी की भरपूर मुखालफत करते हुए पार्टी रहनुमाओं को यह हिदायत की है कि वो इस मामले पर पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को साथ मिलाएं और ठोस इक़दाम करें। साबिक़ सदर का बयान एक ऐसे वक्त में आया जब पनामा का मामला पहले ही अदालतों में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और हुकूमत ताजिर तबके को मराहत देने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या आसिफ अली जरदारी की इस एहतजाज से हुकूमत अपने इस हालिया इक़दाम से पीछे हटेगी या फिर पार्लियामेंट में हुकूमत मुखालिफ मौसर एहतजाज सामने आ सकता है कि आसिफ जरदारी दीगर तमाम जमातों को सब्सिडी खत्म करने के फैसले पर वापस लाने और फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के मामले पर एक प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। सवाल रखेंगे इसी मामले पर इस तरह से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फौजी अदालतों और खाद पर सब्सिडी के खात्मे की मुखालिफत, क्या पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है? अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मौसर ऑपोजिशन के तौर पर सामने आने और 2018 के इंतखाबात की तैयारी कर रही है तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, इत्तेफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, आपके सवाल की हद तक तो जवाब मेरा हाँ में है कि वाकई वो 2018 की इलेक्शन की तैयारी अपनी नज़र में उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी कहने दीजिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कम से कम ज़राअत की हद तक एक आपको एक प्लान्ड किस्म की पॉलिसी और एक डायरेक्शन नज़र आता था, जो कि आपको PMLN की हुकूमत के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आई। तो उनको इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि अगर वो किसानों की बात करते हैं तो वाकई में किसानों पर से जहां पर उनको किसानों को कोई कसर लगे उसके लिए पीपल्स पार्टी अगर आवाज़ उठाए तो ना सिर्फ ये कि उनका उसकी मिरास भी है, बल्कि ये कि उनकी पिछली हुकूमत के अंदर उसके अंदर उनकी इफेक्टिव पॉलिसी का भी एक हिस्सा है। लेकिन ये एक और मसला भी मुझे जाहिर करता है और वो मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं डिटरमिन कर पा रही और इसकी बुनियाद उस चीज़ से निकलती है जिसका कि ये जो है फौजी अदालतों की वजह से, कि क्या हमें लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है उसको लेके आगे चलना है या आज के अमूमी हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्लेस करना है। मेरा ख्याल है ये फंसे हुए हैं अभी तक अपनी असास के अंदर, जहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये पार्टी जब स्टार्ट की थी तो उसकी एक बहुत क्लियर लेफ्ट लीनिंग थी और उस लेफ्ट लीनिंग की वजह से उसने अपनी जगह बनाई और उसने चैलेंज किया स्टेटस को उस वक्त के। लेकिन आज के माहौल फर्क है, आज की दुनिया फर्क है। आज मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आप हर किस्म का हरबा नहीं आजमाएंगे, हर किस्म की चीज लेके नहीं जाएंगे, मैं फौजी अदालतों की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मेरा ख्याल है कि ये फंसे हुए हैं अपने उस प्रिंसिपल स्टांस के नीचे जो कि इनको ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसके साथ बांध के रखता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत सोचा समझा इसके अंदर कोई स्टांस है। ये उम्मीद ये रख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खोया हुआ वर्कर इन दो नारों के साथ शायद जिंदा हो जाएगा। किसान के हद तक तो नारा उनका काम आ सकता है, लेकिन फौजी अदालतों की हद तक मेरा नहीं ख्याल कि जो खोया हुआ वर्कर है वो उससे जाग जाएगा। ठीक, मजहर अब्बास साहब क्या कमेंट करेंगे? जो नजरियाती वो कह रहे हैं कि फंसे हुए हैं अपने बेसिक आइडियोलॉजी के दरमियान और आज के हालात के दरमियान, और सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे? वैसे तो माफ कीजिएगा आयशा, हमें आज वली खान बाबर के ऊपर एक ज़रूर क्वेश्चन रखना चाहिए था कि उस मुकदमे का क्या हुआ। और अभी जब हम उसकी 6ठी बरसी मना रहे हैं तो कल एक कोयटा में सहाफ़ी मारा गया और ये 40वां सहाफ़ी है जो पिछले 10 साल में सिर्फ बलूचिस्तान में मारे गए हैं। हैविंग सेड दैट, ये जो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का बुनियादी मसला ही यही है कि वो अपनी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स से हट गई और उसके नतीजे में जो उसका वोट बैंक था, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, वो लूज कर गए। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ कैपिटलिस्ट स्ट्रेंथ नहीं थी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ ताजर बरादरी नहीं थी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ मजदूर था। जिस तरह मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक क्या था और क्या वो आज के PML वाले वोट बैंक को ले सकती है? नहीं ले सकती। क्या वो जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम के वोट बैंक को ले सकती है? नहीं ले सकती। देखिए भुट्टो साहब ने 77 में गलती क्या की, वो अपने उस वोट बैंक से हट गए, अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हट गए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने 1970 में उनको इख्तिदार दिया
और मगरबी पाकिस्तान में वो सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। तो आप अपनी वोट बैंक से हट गए। ठीक है, आप तब्दीलियां आती हैं, चेंज भी करते हैं, लेकिन अपने प्रिंसिपल से नहीं हटते। अगर अपने प्रिंसिपल से हटेंगे और दूसरों की विकेट पे जाके अपनी सियासत करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा नाकाम होंगे। ये यकीनन उनके 2018 की कैंपेन है, इलेक्शन सामने रख के कैंपेन है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे जिसके लिए पीपल्स पार्टी जानी जाती थी। अब भी वो पनामा केस के आउटकम का इंतजार कर रहे हैं। आज 13 तारीख हो गई है, 15 तारीख को जरदारी साहब अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद वो फ्रांस जाएंगे। अभी तक पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर से लेकर अब तक किसी भी जलसे जुलूस का ऐलान ही नहीं किया। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अभी भी वो बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है कि उन्होंने पॉलिटिक्स कौन करनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर अपने ओरिजिनल वोट बैंक पे नहीं गई तो पीपल्स पार्टी को और नुकसान। मज़हर साहब ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफ्यूजन की बात करते हुए हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सलीम साफी साहब आपकी जानिब आएंगे। यहाँ हम ये अपडेट भी दे दें जो हमारे साथ जियो की स्क्रीन पर भी चल रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से सब्सिडी जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। तर्जुमान वजीर आजम हाउस की जानिब से बयान सामने आ रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से सब्सिडी जो खाद पर दी गई उसे जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो इससे अंदाजा होता है कि वजीर आजम साहब भी समझ रहे हैं कि कितनी अहमियत है किसान को दी गई सब्सिडी की और इस मुल्क के लिए ज़राअत की। साफी साहब क्या ऑप्शन लेंगे? और जो कंफ्यूजन की बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को अपने वोटर तक पहुंचना है, उसको कमेंट करना चाहेंगे? चलो पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी रिपोर्ट कार्ड में सवाल का असर हो गया और अभी बहस मुकम्मल नहीं हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब्सिडी जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन उससे कतन ये मतलब नहीं निकलता कि वो वाकई किसान के लिए इतना परेशान है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि यकीनन ये पीपल्स पार्टी की कोशिश है जरदारी साहब की इस तरह के नारे अपना के पीपल्स पार्टी को दोबारा ज़िंदा करने का। लेकिन इससे पहले के 5 सालों में जरदारी साहब और उनके दोस्तों ने शबाना रोज़ मेहनत करके बदतरीन गवर्नेंस के ज़रिए पीपल्स पार्टी को जिन वो अता गहराइयों में दफन कर दिया है, धकेल दिया है। तो अब इस तरह के चंद बयानात से या चंद नारों को अपनाने से वो ज़िंदा नहीं हो सकता। फिर अभी जो जरदारी साहब ने खुद यानी पिछले सालों में उन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई हुई थी कि बिलावल साहब को आगे करके ये एक तासुर दिया जाए कि शायद पीपल्स पार्टी बदल रही है या माजी की तरफ लौट रही है, और एक मसनूई तासुर दिया गया था कि बिलावल साहब को बाइख्तियार भी बना दिया गया है। अब जरदारी साहब ने वापस आके वो जो अपनी स्कीम थी उससे भी पर्दा उठा लिया। वो पता चल गया कि नहीं, बिलावल साहब के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। मसलन आज भी पोजीशन ये है कि बिलावल अपनी मर्जी से किसी से मिल ही नहीं सकता। उसके ऊपर इन्होंने श्री रहमान साहबा को और अदी को और कुछ और लोगों को निगरान बनाया हुआ है, तो उनकी मर्जी के बगैर वो किसी से मीटिंग तक नहीं कर सकता। तो वो स्कीम भी इन्होंने खुद नाकाम कर दी। फिर अगर अब वो रोज़ाना जाके डॉक्टर आसिम से मुलाकातें कर रहे हो और उनका केस लड़ रहे हो, तो इन हालात में पीपल्स पार्टी दोबारा कैसे जिंदा हो सकती है? बहरहाल कोशिश उनका हक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को रुस्वा कर दिया गया वो दोबारा जिंदा। एक इम्तियाज़ आलम साहब ने पहली गुफ्तगू में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता, और इस वक्त वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, ये जो NFC के अंदर जो लड़ाई जारी है, जो 7% मांगा जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान और फाटा और बाकी इलाकों की मेन स्ट्रीमिंग के लिए। और ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि जरदारी साहब की हुकूमत भी जो एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान की मेन स्ट्रीमिंग का चैम्पियन बनना चाहती है, दूसरी तरफ फाटा के मर्जर की भी हिमायत कर रही है, लेकिन वहाँ सिंध की तरफ से भी मुखालफत हो रहा है। एक तो मैं ये अर्ज करूँ कि देखे, एक तो ये पूरी जिंदगी के लिए बल्कि सिर्फ ट्रांजिशनल पीरियड के लिए मांगा जा रहा है। दूसरा, ये गिलगित बल्तिस्तान पे, फाटा पे या इन इलाकों पे वफाक का या बाकी सूबों का एहसान नहीं है, बल्कि पिछले 60 सालों में डिविजिबल पूल में इन इलाकों का हिस्सा नहीं था, बल्कि थोड़ी सी एक खैरात जो सरहदी उमूर के या सेफरान की मिनिस्ट्री के जरिए मिलता था वो उन जगहों तक जाता था। और फिर अगर इन इलाकों की आप मेन स्ट्रीमिंग नहीं करते, ये फाटा रिफॉर्म्स फिर नहीं हो सकते अगर ये डिविजिबल पूल से ये नहीं दिया, गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत और मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, तो ये इलाके फिर बाकी मुल्क के लिए भी मुसीबत बने रहेंगे। इसलिए पंजाब हुकूमत को भी
इस मामले में जरा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और जरदारी साहब के को मामले पर तमाम सूबों को खुले दिल का मुजाहरा करने की साफी साहब इस पर बात करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। बाबर सत्यार आलम और हफीजुल्लाह नियाजी का नुक्ता नजर आपके सामने रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फौजी अदालतों और खाद पर सब्सिडी के खात्मे की मुखालिफत, क्या पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है? बाबर सत्तार साहब। जी, इलेक्शन की तैयारी तो कर रही है आयशा, और जो देखिए फौजी अदालतों के ऊपर जो एक ब्लैक मार्क है हमारी हिस्ट्री में कि हमने फौजी अदालतें बनाई, इस पूरी पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास की और उसके बाद उस अमेंडमेंट को एक तरह से अप्रूव किया और फौजी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया। ये होपफुली हिस्ट्री बेयर आउट करेगी कि ये एक बड़ा काला धब्बा रहेगा हमारी तारीख के ऊपर भी और हमारी आईनी तारीख के ऊपर भी। सो इसकी मुखालफत तो हर सूरत करनी चाहिए, और पीपीपी के अंदर थैंकफुली स्पेशली सेनेट के अंदर बड़े समझदार उनके ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका लॉ से भी ताल्लुक है। सो ये तो बिल्कुल मुनासिब पोजीशन ली है उन्होंने, और मेरा ख्याल है कि यही इंपॉर्टेंट सवाल है आज कि अगर एक रियासत तशद्दुद की जंग लड़ रही है तो उसने वो जंग कैसे लड़नी है, क्या किरदार होगा रियासत का और क्या बेहतर तरीका है उस जंग को लड़ने का। सवाल ये नहीं है कि जंग आपने लड़नी है या नहीं लड़नी, सवाल यह है कि उसमें रियासत उस जंग को लड़ने के लिए बेहतर तरीका क्या अपनाएगी। क्या फौजी अदालतें बनाएंगे, आप लोगों को टांगेंगे बगैर बताए कि किसने क्या किया, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जिसके अंदर कोई विजिबिलिटी नहीं होगी, और यही काम आप करते चले जाएंगे, या आप एक्चुअल जो रूट कॉजेज हैं उन्हें एड्रेस करेंगे, जो हम एड्रेस नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। सो ये सवाल उठाना जरूरी है। मिसफॉर्च्यून पीपीपी का ये है कि जब ये हुकूमत में थे उन्होंने एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर फाटा और पाटा के लिए उस तरह के भयानक कवानीन भी अप्रूव किए। जब बात हुई कि टीटीपी के साथ बातचीत करनी चाहिए उस वक्त भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये शामिल हो गए। जब 21वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त भी इन्होंने वोट दे दिए उसे। तो लगता ये है पीपीपी का कि वो जब मार्केटिंग फेज उनका और होता है उसमें वो और तरह की बातचीत करते हैं, उसमें वो अपनी आइडियोलॉजिकल बातचीत करते हैं 60s 70s की, और उसके बाद जब उनका परफॉर्मेंस का फेज आता है तो उस वक्त एक और चेहरा आपके सामने आ जाता है। तो ये जो कॉल और फेल में तजाद है, मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम है। अगर अपनी एक्चुअल आइडियोलॉजी पे चले जाएं और ऑनेस्टली उसे परसू करें तो फायदा होगा इन्हें। ठीक, हाँ को ऑप्शन ले रहे हैं बाबर सत्तार साहब। इम्तियाज आलम साहब, ये जो बात की गई कॉल ऑफ फेल में तजाद, मार्केटिंग फेज और परफॉर्मेंस के वक्त और सूरत हाल, तो क्या पीपल्स पार्टी अगर आप समझते हैं कि तैयारी करी इलेक्शन की मौसर तहरीक चला सकेगी हुकूमत के खिलाफ? देखिए, इलेक्शन तो भी दूर है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का एक कंसिस्टेंट पोजिशन है इंसानी हकूक पे, ख्वातीन के हकूक पे, अकलियतों के हकूक पे, एक जमहूरी सिस्टम पे, और जो आपने देखा जितनी अच्छी कवानीन आए वो सेनेट से निकले हैं जो कि अपोजिशन जहाँ पे अक्सरियत में है। और अभी भी आप देखें अब मुख्तलिफ जो इस्लाहात आ रही हैं, बिल्स आ रही हैं, मैं समझता हूँ सेनेट के चेयरमैन और इनकी टीम सेनेट में काबिल मुबारकबाद है। और दहशतगर्दी के मामले में पीपल्स पार्टी ने समझौता नहीं किया, वो उसके खिलाफ मुसलसल कंसिस्टेंटली खड़े रहे हैं। दूसरी सवाल आ जाती है बात कि पीपल्स पार्टी ने और बहुत सारी गद्दारियाँ की हैं, जैसे किसानों के साथ गद्दारी की, मजदूरों के साथ गद्दारी की, गरीबों के साथ छोड़ गए उन्हें, और बड़े बड़े जागीरदारों की एक पार्टी बन के रह गए। ये सब अपनी जगह पे। तो आप 18वीं तरमीम से शुरू हो जाए, और अब तक मैं समझता हूँ इस मामले में पीपल्स पार्टी, जब पिछली दफ़ा फौजी अदालतों की बात हुई तो हमने देखा कि सर रब्बानी साहब के लिए मुश्किल था उसे एंडोर्स करना, वो रो पड़े हाउस पे। तो ये पीपल्स पार्टी के लोगों में एक ये जमहूरी वस्फ है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। रही बात उनकी परफॉर्मेंस की, वो एक अलग मामला है। यकीनन पीपल्स पार्टी जो अभी हम सब्सिडी पे बात कर रहे थे, देखिए कितना सेंसिटिव इशू है। अभी बात हम कर ही रहे थे कि वजीर आजम हाउस से ऐलान हो गया, क्योंकि कोई भी सियासतदान इलेक्शन के दिनों में किसी बड़े हल्के को नाराज करना नहीं चाहेगा। इसका अलबत्ता एक और नतीजा निकलेगा, हमारा जो बजट खसारा है वो बढ़ जाएगा, हमारी टैक्स आमदनी नहीं बढ़ रही, हमारी सब्सिडीज और मिलाकर, और ये जो 7% की बात की थी, सूबे इस पर तैयार नहीं कि उनका हिस्सा कम किया जाए। इस पर पंजाब भी इत्तफाक करता है, इसमें केबीनेट भी इत्तफाक करेगा, और बलूचिस्तान वाले भी इत्तफाक करेंगे। 3 सूबे तो कर ही रहे हैं कि ये वफाक अपने पास से दे, क्योंकि वफाक के तहत ये काम हो रहे हैं, और वफाक के तहत ही ये बाकी इलाके हैं, फाटा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या ये हो,
बस मैं इसके हक में हूं बहुत कि इन इलाकों को नजरअंदाज ना किया जाए। इन्हें मेन स्ट्रीम करने के लिए बड़े कदम आईनी सवेद उठाने पड़ेंगे, इनकी कानूनी और आईनी हैसियत भी तय करनी पड़ेगी और इन्हें वाकई जो इनकी तकाजे हैं डेवलपमेंट के पूरे किए जाए। आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ हाँ यकीनन वो इलेक्शन की तैयारी भी कर रहा है। नियाजी साहब, देखिए जी, मेरा ख्याल है कि आप पता नहीं आपने क्यों 2 पॉइंट्स महदूद कर लिया है। पीपल्स पार्टी की हर मूव जो हो रही है वो इलेक्शन की तैयारी है। फैसल साले याद साहब पार्टी में दाखिल हुए हैं, हुकूमत को तहरीक की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं। एहतजाज में वो तो खैर दूसरी बात है ना, उसमें से आधा तो उसमें पंक्चर हो चुका है, क्योंकि जो उसके ऊपर फर्टिलाइजर के ऊपर जो सब्सिडी है, आज उन्होंने कह दिया कि 28 बिलियन रुपए की जो सब्सिडी पिछले साल दी थी, प्राइम मिनिस्टर आज फिर उसको एक्सटेंड कर दिया है। और ये बात मेरा ख्याल है काफी देर की आई है, क्योंकि कल ही बोसन साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को और सबको प्रोविंस को लिखा था कि आप ये सब्सिडी वापस नहीं करेंगे, आप उसको जारी रखें। खैर एनीवे, देखें पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तैयारी कर रही है और अगर इमरान खान को पैनामा केस के अंदर खातिर ख्वा नताई ना मिले तो उनकी सियासत को बहुत बड़ा डेंट मिलने वाला है। उनकी सियासत बहुत एक ऐसे फेज में जा रही है जिसका पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाना है। और फिर ये मत भूलें कि 2017 जो है वो इलेक्शन ईयर है, होना 2018 में है, लेकिन 2017 ने वो डायरेक्शन या टोन वो सेट करनी है कि किस पार्टी को कितना फायदा लेना है। नून लीग ने अपने तगोदो करनी है, तहरीक इंसाफ ने करनी है, पीपल्स पार्टी ने करनी है। क्योंकि तहरीक इंसाफ पैनामा के बाद इश्यू से बात नहीं रहेगा और पीपल्स पार्टी अभी अपने इश्यूज जो है वो फूंक के उठा रही है। फौजी अदालतों के ऊपर उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। पीपल्स पार्टी के बाद बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है कि बहुत जबरदस्त सेनेट में लोग हैं। ताज हैदर साहब हैं, रजा रबानी साहब हैं, मेरे एक से एक नामगर रोजगार हैं और वहां उनको बड़ा एडवांटेज है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में आएंगे, पंजाब के अंदर उनको पता चल गया है कि जहां भी भारी भरकम कैंडिडेट आया है, जिस जगह पे आया है, तहरीक इंसाफ को भी फायदा पहुंचा, पीपल्स पार्टी को भी फायदा पहुंचा है। तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है और करेगी, और सिर्फ इन 2 वजह से नहीं, उनकी हर मूव जो वो कर रहे हैं वो भी इलेक्शन की तैयारी है। 2018 के लेकिन है तैयारी है। नियाजी साहब तज्जिया देते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फौजी अदालतों और खाद पर सब्सिडी के खात्मे की मुखालिफत, क्या पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है? रिपोर्ट कार्ड का पैनल हाँ में जवाब दे रहा है, मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान पार्टी की सियासत के तरीक़ाकार और उनकी सियासत में मौजूद कंफ्यूजन की बात भी की गई। लेकिन यह बात भी की गई कि अगर पीटीआई कहीं भी कोई चूक करेगी उसका फायदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मूव इस वक्त 2018 के इंतखाब की जानिब है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।